नमस्कार, मैं निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। भूगोल में जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग एक प्रश्न पर डिस्कशन करने वाले हैं। और देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और करें उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सत्य है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट दिया है, संवहनीय धारा का सिद्धांत द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के कारण स्पष्ट हुए। तो ध्यान दीजिए, देने वाली बात क्या है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था। अल्फ्रेड वेगनर ने पैंजिया के विखंडन के लिए उत्तरदायी जो कारण बताए थे, जो फोर्स बताए थे, वो सफिशिएंट नहीं थे। जैसे इन्होंने जो विश्वतीय प्रवाह बताया, यानी गोंडवाना और लारेशिया का जो विखंडन हुआ, उसमें उन्होंने ग्रेविटेशनल और बॉयंसी फोर्स की बात करी थी। जबकि पश्चिम की ओर प्रवाह की बात जब करते हैं तो वो चंद्रमा और सूर्य के ज्वारीय बल की बात करते हैं। लेकिन आप देखेंगे वैश्विक जगत में इनकी बहुत आलोचना हुई, क्योंकि ये जो फोर्स बताए गए ये सफिशिएंट नहीं थे कि पैंजिया को ब्रेक कर देते। तो आखिर कौन सी वो फोर्स थी जिसके कारण पैंजिया ब्रेक हो गया? तो इसका समाधान करने के लिए आप देखेंगे एक पब्लिश हुआ सिद्धांत 1944 में, और इसको प्रस्तुत करने वाले थे आर्थर होम्स। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको कहते हैं कन्वेक्शनल सेल थियरी या संवहनीय धारा का सिद्धांत। अब ध्यान समझना है आपको कि संवहनीय धारा का सिद्धांत होता क्या है, ये कैसे पैंजिया को ब्रेक करने में उत्तरदायी रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक डायग्राम है और इस डायग्राम को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। मान लो कि ये जो लाइन आप देख रहे हो ये 2900 किलोमीटर की गहराई है, यानी यहां से आउटर कोर शुरू होता है। हम कह सकते हैं कि ये गुटेनबर्ग अशांतति है। यहां पर होता क्या है, हमने बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उनका गुण ही होता है हमेशा विखंडित होते रहते हैं। विखंडित होने से उसमें से ऊर्जा निकलती है, यानी रेडियो एक्टिविज्म हो रहा है, और वही ऊर्जा हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कारण तापमान बढ़ जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि जहां जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे वहां वहां पर हॉट स्पॉट बन जाएगा। तो ये मान लो कि यहां पर एक हॉट स्पॉट है, मान लो यहां पर एक हॉट स्पॉट है। यहां से क्या होगा, करंट के रूप में, यानी संवहन तरंग के रूप में ये एनर्जी उठेगी ऊपर, और ये पूरा मेल्ट करते हुए मैग्मा की पूरी धारा चलने लगेगी। यानी कि एनर्जी का ही फ्लो हो रहा है। मैग्मा अगर ऊपर जा रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जो यहां से ये लिम्स उठ रही है, धारा उठ रही है, तो इसको हम कहते हैं हॉट प्लूम। क्या कहते हैं? हॉट प्लूम। यह जा करके ऊपर की ओर जो क्रस्ट है उसको पुश करेगी। ध्यान समझिएगा। अब मान लो कि पूरा ऊपर का हिस्सा ठोस है, नीचे से ये लिम्स आ रही है और इसको हिट करेगी। तो पहली बात समझिए क्या है, पूरा गर्म मैग्मा ही तो है। अब नीचे से जब हिट करेगी इसको, तो पहले क्या होगा, ये नीचे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये नीचे से क्या हो रहा है, देखो मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा मेल्ट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, थिनिंग हो जाएगा। पतला होने के बाद ये क्या होगा, क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा, यानी विखंडित हो जाएगा। यानी यहां से ये दो पार्ट में टूट गया। जब ये टूट गया तो जो ये धारा ऊपर गई है, ये धारा ऐसे मूव करेगी। देखो ध्यान से, ये इधर की ओर मूव करेगी। तो इसको हम कहते हैं लैटरल प्लूम, यानी पार्श्विक प्लूम बोलते हैं। और पार्श्विक प्लूम क्या करेगा, इसको इधर की ओर खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि आप जानते हो कि यह वास्तव में प्लेट है, स्थल मंडल के टुकड़े हैं। जो नीचे दुर्बल मंडल है, जो सेमी लिक्विड है, ये क्या सब सेमी लिक्विड है, उसी के ऊपर ये फ्लूट करना शुरू कर देगा। और फ्लूट कौन कराएगा, तो आप कहेंगे पार्श्विक जो प्लूम है वही इसको इधर की ओर मूव करा देगा, खींचेगा। देखो ध्यान से, ये खींचेगा। इसके बाद क्या होगा, ये कहीं पर जाकर के लिम्स नीचे उतरेगी। तब तक ये ठंडी हो चुकी है, और ठंडी होकर के ये नीचे उतरेगी। नीचे उतर करके फिर ये यहां जाएगी। यहां देखिए, ये नीचे उतरेगी और ये फिर ऐसे आएगी। तो जो नीचे उतर रही है इसको कहते हैं कोल्ड प्लूम। कोल्ड प्लूम। और यहां पर सबडक्शन जोन होगा, क्योंकि जो प्लेट यहां से इधर की ओर खिसकती जा रही है,
जब ये प्लूम नीचे उतरेगी तो इस प्लेट को भी नीचे की ओर सबडक्ट कर देगी, ध्यान समझिएगा, ये सबडक्ट कर देगी। और इधर से भी तो कोई प्लूम आ रही होगी, नीचे उतर रही होगी, तो एक प्लेट इधर से आ रही है और एक प्लेट इधर से आ रही है, ये नीचे की ओर जा रही है टकरा करके, ये ऐसे आ रही है और एक ऐसे चली जा रही है, यानी ये सबडक्शन जोन हो जाएगा, क्षेपण क्षेत्र हो जाएगा। तो जहां एक तरफ निर्माण हो रहा है तो एक तरफ विनाश हो रहा है, यानी कि जब ये दो प्लेटें दूर जाएंगी तो यहां पर बन जाएगा अपसारी सीमांत, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और यहां पर दो प्लेटों का मिलन हो रहा है तो इसको कहेंगे हम अभिसारी सीमांत। ओके, अब होगा क्या, जब ये डाइवर्ट होगा तो बीच में जो गैप आता चला जाएगा, देखो ध्यान से, जो गैप आएगा उस गैप को कौन फिल करेगा, नीचे से मैग्मा। इमेजिन करो ये मैग्मा है, उसी पर ऐसे आप हाथ को रखो, पानी है, थाली में पानी भरो और उस पर से हाथ रखो, पुश करो उसको और हल्का सा ऐसे हाथ को फैलाओ तो पानी नीचे से क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा कि नहीं आएगा। तो जो ये गैप आ रहा है, इस गैप में मैग्मा भरता चला जाएगा, यानी नया क्रस्ट बनता जा रहा है और यहां पर उतना विनाश होता जा रहा है। और इसको आप देखिए तो पूरी ये सेल बन गई, देखो ये पूरा सेल बन गया कि नहीं बन गया, देखो ये पूरा सेल बन गया। और जो बीच का हिस्सा ये सॉलिड बच जाता है, ये सॉलिड भाग होता है, ये सॉलिड भाग होता है, इसको कहते हैं TIC, थर्मल इनडिफरेंट सेल कहते हैं इसको, ठीक है। यही आप कह सकते हैं संवहनीय धारा का सिद्धांत है, जहां पर ये प्लूम उठेगी, हार्ड प्लूम ब्रेक करेगी, प्लेट को डाइवर्ट करेगी, जहां पर ये लिम्स गिरेगी वहां पर प्लेट को सबडक्ट करेगी, और ये इस तरह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेंटल में चलती रहती हैं। तो इस सिद्धांत को आप चाहो तो इससे भी समझ सकते हो, देखो ध्यान से, ये कोर है, अब यहां से ये लिम्स देखो उठ रही है, मेंटल प्लूम ऊपर की ओर जा रहा है, ये देखो उसका टेल है, ये ऊपर ऐसे उठा तो क्या करेगा, ये प्लेट को मोल्ट करेगा, यानी प्लेट क्या हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। वहीं पर आगे फिर क्या होगा, जब ये राइज करेगी, देखो यहाँ पर ये हॉट स्पॉट है, अब यहाँ पर क्या करेगा, फ्लूइड बसाल्ट, यानी बसाल्ट चट्टान पिघल करके ऊपर की ओर निकलना शुरू कर देगी, और यहाँ पर देखिए ये वल्कनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसी थ्योरी के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि महाद्वीप का विस्थापन क्यों हुआ, तो यह सही है। मेंटल से तप्त प्लूम के कारण महाद्वीप में विखंडन, जबकि पार्श्विक प्लूम द्वारा प्लेट का संचलन होता है। देखिए ध्यान से, वही बात कह रहा है भाई, जो हार्ड प्लूम है वो यहाँ हिट करेगा तो इसका विखंडन होगा, प्लेट टूटेगी। जैसे मान लो हमने कहा कि ये पैंजिया है, मान लो ये पैंजिया है, अब नीचे से कोई आया होगा, फोर्स हिट करेगा तभी तो यहाँ से ब्रेक होगा, ये टूट गया, और प्लूम इसको इधर के खींचेगा, इधर की ओर खींचेगा, तो यही तो बन गया गोंडवाना और ये बन गया लॉरेशिया, यही तो हुआ होगा। देखो दो खंड बन गया और बीच में सागर खोल गया, जिसको टेथिस बोलते हैं। तो ऐसे ये मोमेंटम होता है। तो वर्टिकल जो हार्ड प्लूम होता है, इसको हार्ड प्लूम कहते हैं, इसके विखंडन होता है, और जो लेटरल प्लूम होता है, इसके कारण ये प्लेटें चलने लगती हैं, गतिमान हो जाती हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो दूसरा कथन भी क्या होता है, सही है। तीसरा है समुद्री अधः स्थल के विस्तार का सिद्धांत हैरी हेस ने प्रस्तुत किया। ध्यान दीजिएगा, सी फ्लोर क्या होता है इसको समझिए, और उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो हैरी हेस हैं, हैरी हेस ने 1960 में ये सिद्धांत दिया, और इन्होंने एक आप कह सकते हैं पुस्तक या एक प्रकाशन किया गया जिसका नाम था एसे इन जियो पोएट्री में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, समुद्री अधः स्तर के विस्तार का सिद्धांत। अब होता क्या है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए इस चित्र के माध्यम से। देखिए ये वास्तव में सी फ्लोर है, ये हिस्सा सी फ्लोर वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये सी फ्लोर है। ऊपर यहां तक क्या है, ये पानी भरा हुआ है, ये जल है। थोड़ा समझने का प्रयास करिए, हम अलग समझाते हैं। मान लो ये महाद्वीप है और फिर ये महासागर है और फिर ये महाद्वीप है, कुछ इस तरह की प्लेट है, यह एक प्लेट है मान लो, ठीक है। इसमें ये महासागर है, तो ये क्या है, ये कहते, इसको कहते हैं तल, महासागर ये तल, और जहां पर ये पेंदी होता है, जहां पानी खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं बॉटम यानी नितल, ठीक है। कह रहे हैं ये नितल जो है, ये नितल फैल रहा है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है नितल का। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, संवहनीय धारा के सिद्धांत को इसमें लगा दीजिए। ये महाद्वीप का नितल है, नीचे से प्लूम उठी
और आ करके इसको हिट करेगी कि नहीं करेगी, और जब हिट करेगी तो ये टूट जाएगी, और टूट जाएगी तो इसमें गैप आएगा, मैग्मा फिल करेगा इसको, मैग्मा जब भरेगा यानी कि सेंट्रल वैली बनेगी और ये रिजेस बनना शुरू हो जाएंगे, माउंटेन रिज बनेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी हो रहा है और कैसा होगा, फिशर इरप्शन होगा, शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखीता होगी, ओशनिक रिज बनेंगे और सेंट्रल वैली बनेगी। जो ये गैप होता जाएगा उसमें मैग्मा भरता जाएगा, तो जाहिर सी बात है फ्लोर बढ़ता चला जाएगा। ये कैसे मालूम चला, देखो ध्यान से। वर्ल्ड वार के समय ऐसी ऐसी पनडुब्बियों की खोज हो गई थी जो समुद्र के नितल तक पहुंच गई। उससे पहले लोग मानते थे कि समुद्र का नितल एकदम प्लेन होगा, उसमें कोई आस्थलाकृतिक संरचनाएं देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब पनडुब्बी नीचे गई, लोगों ने देखा, स्पेशली अटलांटिक महासागर की बात करें तो आंखें फटी रह गई, क्योंकि वहां पर प्लेन नहीं था, पर्वत पठार जैसी घाटियां, वल्केनिक इरप्शन, सारा कुछ देखने को मिला। तब उस पर रिसर्च हुई और देखा गया कि अटलांटिक के बीचों बीच में थोड़ा धुआं निकल रहा है, लग रहा है कि वहां नीचे से मैग्मा का इरप्शन हो रहा है। तो क्या हुआ, देखो ध्यान से, इसका कैसे पता लगाया गया। मान लो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये मान लो ए है और ये मान लो A1 है। इसी प्रकार से यहां पर एक ले लो B और यहां पर ले लो B1, यहां पर ले लो C और यहां पर ले लो C1, यहां पर ले लो D और ये हो जाएगा D1। देखो ध्यान से। तो जब इसका अध्ययन किया, क्या पता चला कि जो A1 है और A है, इसकी एज दोनों की सेम है, यानी एकदम न्यूएस्ट है, न्यू एकदम बने हैं। B और B1 और B इन दोनों की एज सेम है, इसका मतलब ये और ये कभी एक पास रहा होगा। C1 और C दोनों की एज सेम थी, क्योंकि इसका मतलब ये कभी यहां रहे होंगे। और D1 D इन दोनों की भी एज संरचना एक जैसी पाई गई। इससे प्रमाणित हो गया कि ये स्थलखंड से कभी न कभी जुड़ा रहा होगा, नीचे से प्लूम उठी होगी, पैंजिया ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, और नीचे से जितना ये दूर जा रहा है उतना मैग्मा इसको भर दे रहा है, तो हम कहेंगे महासागर का नितल बढ़ता जा रहा है। ये हैरी हैस ने समझाया। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न को, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। फिर कह रहा, स्थल मंडल के बड़े बड़े टुकड़े या खंडों को प्लेट कहते हैं जो दुर्बल मंडल पर उत्प्लावित है। अब ध्यान समझिएगा इसको। मान लो कि ये पृथ्वी का एक खंड ले लिया हमने, और ये आपका है क्रस्ट, और ये मेंटल का हमने 65 किलोमीटर, यानी कि ये 35 किलोमीटर हमने क्रस्ट ले लिया, और 65 और ले लिया मेंटल का पार्ट, यानी कितना हो गया 100 किलोमीटर। इसी भाग को हम कहते हैं लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल बोलते हैं इसको। इसके नीचे आप जाएंगे 400 किलोमीटर तक, तो यहां पर ये एक सेमी लिक्विड दशा है जिसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल बोलते हैं। और स्थल मंडल दुर्बल मंडल पर टिका है, बिल्कुल जैसे नाव पानी पे तैरती है, इसी प्रकार से, क्योंकि ये प्लास्टिक दशा में है, सेमी लिक्विड है। अब समझने वाली बात यह है कि जो लिथोस्फीयर है इसमें क्या क्या है। इसमें कहेंगे पूरा का पूरा भैया क्रस्ट है, प्लस 65 किलोमीटर मेंटल का पार्ट भी है इसमें, इसको कहते हैं दुर्बल मंडल। और दुर्बल मंडल स्थल मंडल, और स्थल मंडल के बड़े बड़े खंडों को हम प्लेट कहते हैं। देखो ध्यान से, मान लो कि ये पृथ्वी हमने ले लिया, ध्यान समझना, और ये हमने मान लिया कि ये स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल है, तो नीचे क्या होगा, आप कहेंगे जाहिर सी बात दुर्बल मंडल होगा। इसी के बड़े बड़े टुकड़ों को हम कहते हैं प्लेट। मान लो इसको यहां से काटो और ये इतना हिस्सा हमने ले लिया, देखो एक टुकड़ा ले लिया, इसी प्रकार से एक टुकड़ा हमने ये भी कर दिया। देखो ध्यान समझते चलो, एक टुकड़ा ये हो गया, एक और टुकड़ा कर दो इसी का, इस तरह से। ठीक है ना, समझ में आ रही है चीजें। देखो एक टुकड़ा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्थल मंडल के ही तो टुकड़े हैं। और इसी स्थल मंडल के बड़े बड़े खंडों को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे प्लेट कहते हैं। ठीक है, यह हो गया। अब संरचना के आधार पर अगर देखें तो प्लेट दो प्रकार की होती है, ये स्थलीय भाग है और ये जलीय भाग है। समझो, मान लो कि यह कोई एक एक्स प्लेट है,
और इसी पे इतने भाग पे पानी है, सागर महासागर जो भी है उसका भाग है, और ये स्थल है, महाद्वीप है। तो इसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महाद्वीपीय क्रस्ट, और इसको हम कहेंगे ओशनिक क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट। यह बनी होती है बसाल्ट से और यह बनी होती है ग्रेनाइट से। ठीक है, तो ये संरचना के आधार पर प्लेट होती है। अब इसके प्रकार को अगर हम देखें, देखो ध्यान से, तो प्लेट, पूरी बात को जब तक नहीं समझोगे, पूरा एक्सप्लेन नहीं करोगे, तब तक चीजें नहीं समझ में आएंगी। हम आपको एक क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। देखो ध्यान से, एक होता है मैक्रो यानी बृहद प्लेट, एक होता है मेसो यानी लघु प्लेट, एक होता है माइक्रो यानी सूक्ष्म, और एक होता है सब प्लेट। इसकी बाउंड्री क्लियर नहीं होती है इस प्लेट की। ठीक है, मैक्रो में तो आपको सब पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यूरेशियन, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, अफ्रीकन, पैसिफिक, ये सब क्या है, ये सब बृहद प्लेटें हैं, मैक्रो प्लेटें हैं। लघु में आप देखेंगे कैरिबियन, जुआन डी फूका, नाज़का, कोकोश, स्कोशिया, है, अरेबियन, ये सब क्या है, ये सब लघु प्लेट के उदाहरण हैं। वहीं पर एक प्लेट है बर्मीज, बर्मा, ये एक सूक्ष्म प्लेट है। और सब प्लेटें जिनकी बाउंड्री क्लियर नहीं होती है, इनकी सीमा स्पष्ट नहीं होती है, इसमें बहुत सारी हैं, जैसे चाइनीज, सोमालियन, है ना, इस तरह की बहुत सारी प्लेटें हैं इत्यादि का। तो यह हमने प्लेटों के प्रकार बताए। अब अगर थोड़ा सा हम इसको मैप पर देखने का प्रयास करें, तो आप मैप पर चाहो तो इसको देख भी लो, क्या फर्क पड़ता है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम बाउंड्री तेजी से खींच देते हैं, समझने का प्रयास करो। देखो ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरी प्लेट आपको दिख रही है, ये है पैसिफिक ओशनिक प्लेट है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये देखो यहाँ पर ये नाज़का लघु प्लेट है, ये इधर की ओर इससे टकरा रही है। इसी प्रकार से देखो यहाँ जुआन डी फूका इससे और इससे नॉर्थ अमेरिका से टकरा रही है। ठीक है ना, तो ना, और ये देखो यहाँ पर ये कैरिबियन प्लेट है, इतना हिस्सा ये कैरिबियन प्लेट है, ये देखो जंक्शन बन रहा है सब ये। और यहाँ तक पूरा ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये पूरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये पूरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। इसी प्रकार से यहाँ से शुरू हो जाएगा यूरेशियन प्लेट, ध्यान से देखते चलो, ये यूरेशियन प्लेट हो जाएगी, ये देखो लिखा हुआ है। यहाँ पर छोटी सी एक प्लेट है, ये देखो अरेबियन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट है पूरी यहाँ तक, ये अफ्रीकन प्लेट, ये इंडियन प्लेट, इधर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, और इधर फिर से पैसिफिक और ये फिलीपीन प्लेट है। ये पूरी साउथ अमेरिकन प्लेट है, बीच में ये स्कोशिया प्लेट छोटी सी है, और ये देखो कैरिबियन आपने देख ही लिया। तो इस तरह से ये तमाम सारी प्लेट हैं, यानी बृहद 7 प्लेटें हैं, और लगभग 20-22 लघु प्लेटें खोजी जा चुकी हैं, हालांकि और पाने मिलने की संभावना बनी हुई है। तो इन प्लेटों को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कौन प्लेट कहाँ पर अवस्थित है। अब चलते हैं हम फिर से प्रश्न की ओर और इसका उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। मेरे ख्याल से पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कहते हैं स्थल मंडल के बड़े बड़े खंडों को प्लेट कहते हैं, ये बात सही है। जो दुर्बल मंडल पर फ्लूट कर रहे हैं, कोई एक दूसरे से पास आ रहा है, तो कोई एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो कोई एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है। तो आप देखेंगे कौन से कथन सत्य हैं, तो आप कहेंगे सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन इसका सही होगा।